Hello students, myself Vishi Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. स्कूल लेक्चरर सीरीज़ हमारी चल रही है। हम कॉमर्स के लगातार सैम्पल्स पेपर लगाते जा रहे हैं और उसी सीरीज़ में ये हमारा 13th सैम्पल पेपर है। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछता है, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम श्याम ₹82 was debited in discount allowed as 28. What will be the effect of this error on profits? आराम से हमने क्वेश्चन पढ़ा कि हमें श्याम से डिस्काउंट मिला था लेकिन हमने उसे DR में लिख दिया। तो प्रॉब्लम इतना नहीं है कि ₹82 को हमने ₹28 लिख दिया। डिजिट्स तो इधर से उधर हुए ही हैं। उसके अलावा हमने जो ब्लंडर किया है, गड़बड़ की है, वो ये है कि हमने उसे इनकम की जगह एक्सपेंस मान लिया। कि सर कैसे? देखिए, बेसिकली जो डिस्काउंट रिसीव होता है वो हमारी इनकम होती है। तो हमें इनकम के अंदर ₹82 लिखने थे। अब हमने उसकी जगह उसे एक्सपेंस मान लिया, हमने उसे डिस्काउंट के DR साइड पे दिखा दिया। तो हमने यहाँ डबल गलती करी है और इस गलती से ₹110 हमारा प्रॉफिट नीचे जाएगा। अब आप कहेंगे सर प्रॉफिट नीचे क्यों जाएगा? देखिए, एक तो आपको इनकम हुई जिसको आपने दिखाया नहीं, इनकम को आपने दिखाया नहीं तो प्रॉफिट गया नीचे, और दूसरी तरफ आपने ज़बरदस्ती एक्सपेंसेस डाल दिए। ऑल्दो एक्सपेंसेस थे ही नहीं, फिर भी आपने एक्सपेंसेस डाल दिए, तो इससे भी आपके प्रॉफिट्स नीचे जाएंगे। तो इसने पूछा था कि प्रॉफिट पे क्या असर होगा। गलती तो हो गई अकाउंटेंट से, तो इस गलती का क्या असर होगा? तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट ₹110 से नीचे जाएगा। इन ऑप्शंस में आप देखिएगा, पहला ऑप्शन ही मिल जाएगा, शुद्ध लाभ ₹110 से कम दिखाया जाएगा। एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि वो क्या पूछता है। कभी कभी तो पूछता है अशुद्धि का प्रभाव बताओ, दैट इज अकाउंटेंट से जो गलती हुई उसका क्या प्रभाव होगा। और कई बार बातों बातों में वो ये कह देता है कि इस अशुद्धि का जब सुधार किया जाएगा तब लाभों में क्या प्रभाव होगा। तो ये दोनों प्रभाव आपस में उल्टे होते हैं। यानी जैसे अगर मैं ताज़ा मामले बताऊं, इस अशुद्धि को करने से आपके प्रॉफिट नीचे गए हैं, तो जब आपका सुधार करोगे तो आपके प्रॉफिट ₹110 से पुनः बढ़ जाएंगे। पर बाय द वे इसने पूछा था व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द एरर। अशुद्धि का प्रभाव पूछा था और मैंने समझा दिया आपको, अशुद्धि की वजह से आपका प्रॉफिट ₹110 नीचे गया है। ठीक है सर, चलिए। बाकी ऐसा भी दिमाग में कोई शॉर्ट ट्रिक मत बना लेना कि है ना अशुद्धि करने से तो लाभ नीचे जाते हैं और सुधार होने के बाद लाभ बढ़ जाते हैं। इतना ईजी नहीं है, वो ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन और गलती टू गलती डिपेंड करता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है देयर इज अ फ्लो इन फंड व्हेन देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन। कोष प्रवाह होता है जबकि निम्न के मध्य व्यवहार होता है। तो ये फंड फ्लो का क्वेश्चन है। ठीक है। हमारे जो फाइनेंशियल एनालिसिस के टेक्निक्स होते हैं, जब हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम स्टडी करते हैं फंड फ्लो एनालिसिस। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, कभी वो पूछे कि फंड फ्लो जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, तो वो वर्किंग कैपिटल पे बेस्ड है। इसे आप यूं कनेक्ट कीजिए, जो कैश फ्लो एनालिसिस है, कैश फ्लो एनालिसिस तो कैश कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। उसमें अगर मैं कैश फ्लो की बात करूं 1 मिनट, तो वो चलता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे, और आपका जो फंड फ्लो चलता है वो चलता है वर्किंग कैपिटल पे। मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, अब आप समझो। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है। तो फंड फ्लो होने के लिए जरूरी है कि या तो करंट असेट्स में हलचल हो या आपके करंट लायबिलिटी में हलचल हो। और अब इस हलचल को करने के लिए नियम क्या है वो सुनिए। अगर आपकी एक आइटम नॉन करंट हो तो दूसरी आइटम आपकी करंट होनी चाहिए। यानी अगर एक तरफ करंट है दूसरी तरफ करंट है तो बात नहीं बनेगी। एक तरफ नॉन करंट है दूसरी तरफ नॉन करंट है तो बात नहीं बनेगी। एक तरफ नॉन करंट आइटम है दूसरी तरफ करंट आइटम है तो बात बनेगी, तो फ्लो होगा। जैसे वो होता है ना, विद्युत प्रवाह तब दौड़ता है जब एक तरफ प्लस साइन हो एक तरफ माइनस साइन हो, एक तरफ धनात्मक ऊर्जा हो, धनात्मक निवेश हो, एक तरफ ऋणात्मक निवेश हो, तब जाके करंट दौड़ता है। जैसे वहाँ प्लस माइनस ज़रूरी है, उसी तरह फ्लो जनरेट होने के लिए एक नॉन करंट आइटम और एक करंट आइटम ज़रूरी है। तो पहले ऑप्शन में नॉन करंट अकाउंट विद करंट अकाउंट, वाओ, इसमें भी ए ऑप्शन हो जाएगा। बी में करंट के साथ करंट है, सी में नॉन करंट के साथ नॉन करंट है, डी में कहना है कि इन सब हालातों में प्रवाह होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ए हालत में प्रवाह होगा। ठीक है। ये आपको जो PDF मिलेगी जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ आपको 10th नंबर मिलेगा। ठीक है। कंप्लीट सैम्पल पेपर्स तो अलग ही हमने ऐप के अंदर रखे हैं, और बाकी अगर आप ये PDF देखना चाहें 10 क्वेश्चंस की, तो वो आपको आराम से मिल जाएगी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मींस इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन, ये सब बातें प्लस रिटेन अर्निंग, ये सब बातें प्लस करंट लायबिलिटी, नन ऑफ दीज। तो पूछता है वित्तीय संरचना का क्या अर्थ है। तो मैं आपको कहूँगा आपको 3 टर्म्स याद करनी है। एक होता है शेयर होल्डर फंड, एक होता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर और एक होता है आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अब अगर मैं आपको शेयर होल्डर फंड की बात बताऊं तो जब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं इन सबको आप जोड़ेंगे तो आपका बनेगा शेयर होल्डर फंड। इसी के अंदर अगर अपन लॉन्ग टर्म डेट को जोड़ दें तो वो आपका बनेगा कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, वो होगा कैपिटल स्ट्रक्चर। और अगर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहें तो ये सब जोड़ने के बाद आपको करंट लायबिलिटी भी जोड़नी है। एक तरह से आपको ये कह सकते हो कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वर्ड में आपकी पूरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाती है, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया, ये 3 चीजें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये मिलकर बनता है शेयर होल्डर फंड। इसके अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म डेट को मिला दोगे तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको बोलेंगे पूंजी संरचना। और अगर आप इन सब के अंदर करंट लायबिलिटी को भी जोड़ दोगे तो आपका बनेगा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर यानी वित्तीय संरचना। तो जो करंट क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन के हिसाब से इसका सी आंसर होगा, सी विल बी द आंसर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द क्रेडिट फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज गोज टू। तो ये जो 2018 में स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हुआ था, ठीक है, एग्जाम तो ऑल दो इसका 2020 में हुआ था, 2018 की भर्ती थी, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी का श्रेय किसको जाता है। तो इसे आप यूं भी समझ सकते हो कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी, समथिंग 1991 की जुलाई के समय आई थी वो पॉलिसी। तो उस समय देश में किसकी गवर्नमेंट थी, या तो यूं कनेक्ट कर लो या बोले डायरेक्ट याद कर लो। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे PV नरसिम्हा राव, पूरा नाम था पुल्लीवट्टी नरसिम्हा राव, वो तो थे अपने प्रधानमंत्री। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे। बाद में अपन सब जानते हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री रहे 2 बार, लेकिन उस समय ये देन फाइनेंस मिनिस्टर थे, बाद में प्राइम मिनिस्टर भी हुए देश के। तो इसका श्रेय इनको जाता है। बाकी आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहले ऑप्शन में लिखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम वित्त मंत्री रहे हैं, लेकिन वो उस नई इकोनॉमिक पॉलिसी के समय नहीं थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा सिंपली, ज़्यादा बात को नहीं खींचते। और बाकी ऑप्शंस भी आप देख लीजिए भले, लेकिन इसका आंसर नई पॉलिसी का श्रेय PV नरसिम्हा राव जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। और इन्हें तो ऑलमोस्ट फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो LPG मॉडल आया था, ठीक है, और एवरीबडी नोज दैट LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था, जिसने इंडियन इकोनॉमी को पूरा ग्लोबली खोल दिया था और बहुत सारे प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था को मुक्त कर दिया था। और वाकई में उस समय देश की ज़रूरत भी थी, और उसके फादर ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कहे जाते हैं, ठीक है साहब। और बाकी प्रधानमंत्री जो उस समय थे PV नरसिम्हा राव जी थे। और इसके बाद अपन देखें ऑडिटर सबमिट्स रिपोर्ट्स टू A अपॉइंटिंग अथॉरिटी, B गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स। ये कहता है कि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देता है। देखिए ऑडिटर हमेशा अपनी रिपोर्ट उसे देता है जो उसे अपॉइंट करता है, ठीक है, जो उसे नियुक्त करता है, जो उसे बुलवाता है। आप ये समझते हैं कि 3 पक्ष होते हैं। एक होता है ऑडिटर, ऑब्वियस सी बात है, ये एक CA होता है जो ऑडिट करता है। एक होता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, है ना, ये वो अथॉरिटी होता है जो चाहता है कि ऑडिट होवे, ठीक है, इसे आप क्लाइंट भी कह सकते हैं, ये आपका क्लाइंट होता है। और एक वो हिस्सा या संस्थान होता है जिसकी ऑडिट होनी होती है, तो उसे कहते हैं ऑडिटी। तो ऑडिट करने वाला ऑडिटर, जहां ऑडिट होती है वो ऑडिटी, और जो इसे नियुक्त करता है, जो बाद में ऑब्वियस सी बात है फीस देगा और जिसे हम अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो वो हमारे अपॉइंटिंग अथॉरिटी, हमारे क्लाइंट होते हैं। तो इसका आंसर नियोक्ता प्राधिकारी हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल ही एग्जांपल लूँ, जैसे इंटरनल ऑडिटर है, तो कोई पूछे कि इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, तो इंटरनल ऑडिटर को बोर्ड अपॉइंट करता है। तो बोर्ड अपॉइंट करता है तो अपनी रिपोर्ट किसको देगा, ऑब्वियस ही बात है अपनी रिपोर्ट बोर्ड को देगा। तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है उसी को रिपोर्ट दी जाती है। ऑलमोस्ट हर वीडियो में आप ये मार्केटिंग क्लिप देखते होंगे, और मैं एक बात आपको इन जनरल बताता हूँ कि कई बार जो इसका प्राइस है, जो मात्र 249 रुपीज़ है, उसको देख के लोगों को ये लगता है कि नहीं इतना सस्ता नहीं होगा या फ्रॉड होगा, या 249 के अंदर 50 सैम्पल पेपर या 7,500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन देता है। बट ये बिल्कुल जेन्युइन है। आप
जो अगर हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप ये पाएंगे कि मात्र इतनी कम कीमत पे ही ये पूरे 7,500 MCQ अवेलेबल है। और ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, यानी हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो आप किसी भी भाषा से आते हो, किसी भी बोर्ड से आते हो, आपको कोई दिक्कत इसके अंदर आने वाली नहीं है। इसके अलावा जो पैटर्न है हमारे यहाँ, जो RPSC फर्स्ट ग्रेड होता है, तो उसके अंदर सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन है। इसके अलावा 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के भी पूछे जाते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी के। तो वो आखिरी के 30 क्वेश्चन वो भी रखे हैं जो एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से है। इसके अलावा एक मैं आपको थोड़ी सी बात और बता रहा था कि अब हमने इसके अंदर नोट्स भी देना शुरू कर दिया है। जो सैम्पल पेपर्स तो हैं ही हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री अब हम हर चैप्टर वाइज नोट्स अपलोड कर रहे हैं। जैसे कॉस्टिंग का हुआ, स्टैटिस्टिक हुआ, ऑडिट हुआ, जितने भी नोट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं मानता हूँ लगभग 50 से 60 टॉपिक होते हैं। तो एक एक करके हम उनके नोट्स भी अपलोड कर रहे हैं और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो थोड़े बहुत नोट्स से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। और मेन, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है या नहीं है वो आपको इन क्वेश्चनों को लगा के मिलेगा। दबा के क्वेश्चन कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए और जॉब पाइए। एक और बात, नॉट ओनली ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान के लोगों के लिए रेलिवेंट है। अगर आप किसी भी स्टेट में अगर आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक होते हैं। 2-4 टॉपिक ऊपर नीचे कम या ज़्यादा, पर मोर और लेस यही टॉपिक हुआ करते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसके जो कवर नहीं होता है तो आप मुझे ये व्हाट्सअप नंबर आता है बार बार स्क्रीन पे, आप उस पर व्हाट्सएप कर दिया करो। कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप वो मुझे भेज दिया करो, मैं समय रहते ही उसका सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। और बाकी ये क्वेश्चंस, एक और जनरल क्वेरी रहती है कि सर इसका PDF मिल जाएगा क्या? तो सर PDF नहीं मिलेगा, आपको ऐप के अंदर ही ये क्वेश्चंस देखने होंगे, वहीं पे आपको क्वेश्चन लगाने होंगे और जितनी बार आप क्वेश्चंस करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन PDF के तरह सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं हो। पेपर के अंदर 46 नंबर पे जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो है डैश डैश इज नॉट फैक्टर इनकम। इनमें से क्या साधन आय नहीं है? तो देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि उत्पादन जब हम करने जाते हैं तो उत्पादन में भूमि, पूंजी, श्रम और साहस, ये चीज़ें होती है, ठीक है। एक लैंड कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, एक कैपिटल की ज़रूरत होती है, एक लेबर की ज़रूरत होती है और एक एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत होती है जो इन सबको अरेंज करता है, जो इन सब का बंदोबस्त करता है। अब हमें पता है कि अगर हम किसी की भूमि यूज़ करते हैं तो बदले में हम किराया देते हैं, तो रेंट जो होती है वो तो फैक्टर इनकम है, ठीक है। जब हम किसी से पैसा बोरो करते हैं तो बदले में हम उसे इंटरेस्ट देते हैं, तो जो ब्याज होता है वो भी फैक्टर इनकम होती है, ठीक है, क्योंकि वो उत्पादन में काम आने वाले साधन को दी जाती है, तो साधन आय होती है। इसके अलावा जो श्रम होता है, लेबर होता है, उसे हम उसका वेजेस या उसका कहें सैलरी देते हैं, ठीक है, तो या रेम्यूनरेशन देते हैं, तो ये रेम्यूनरेशन भी फैक्टर इनकम होती है। और जो साहसी इन सबको अरेंज करता है वो प्रॉफिट का हकदार होता है, तो जो प्रॉफिट होता है वो भी फैक्टर इनकम होती है। तो ये जो ट्रांसफ़र इनकम होती है, अब तो नाम ही आ गया कि ये फैक्टर इनकम नहीं है तो इसमें ट्रांसफ़र इनकम वर्ड आ गया, तो ये इनकम जो है ये ट्रांसफ़र इनकम होती है। ये वन वे होती है। वन वे कैसे? जैसे आपने किसी बच्चे को स्कॉलरशिप दी तो बच्चा बदले में आपको कुछ नहीं देगा, वो पढ़ाई करेगा वो एक अलग बात है, लेकिन बच्चा डायरेक्ट आपको कुछ नहीं देगा। तो जो स्कॉलरशिप है वो वन वे है और वो ट्रांसफ़र इनकम का एग्जाम्पल है। या जैसे ओल्ड एज पेंशन होती है, जिनकी एज एक एक्स उम्र हो जाती है, 60 साल 70 साल, उसके बाद गवर्नमेंट उनके लिए उनको पेंशन देती है, तो बदले में वो वहाँ से कुछ नहीं देते, गवर्नमेंट उन्हें देती है, बदले में वहाँ से कुछ नहीं आता, तो वो वन वे पेमेंट हुआ, ठीक है। और इसी तरह के एग्जांपल होते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस होते हैं, ठीक है। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो अपने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देते हैं। अब कुछ गवर्नमेंट ऐसी भी होती है जो बेरोजगारी भत्ता देती है, उनसे 4-5 घंटे काम कराती है, वो फिर अलग सीन हो जाता है। लेकिन अगर वन वे बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, मान लीजिए 2,000 रुपये महीना, और बदले में कुछ भी वो सर्विसेज नहीं दे रहे, तो फिर उसे ट्रांसफ़र इनकम कहा जाएगा। तो इनमें से कौन सी फैक्टर इनकम नहीं है, तो बहुत इजीली सामने आ जाता है कि जो डी है वो आपका फैक्टर इनकम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अभी स्क्रीन आप पॉज कर लीजिए, अब आप खुद से निकालिए कि इस क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट कैसे आएगी। तो प्राइम कॉस्ट के लिए आपको पता है कि आपको चाहिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन क्या होता है ना, पढ़ाई अपन कितनी अच्छी करते हैं। आप देखो इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल परचेज और एक है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम।
यानी 1 लाख का तो माल आपने खरीदा, या आप कच्चा माल या रॉ मटेरियल कह सकते हैं। अब आपने माल खरीदा 1 लाख का, लेकिन जो कंज्यूम किया वो है 90,000 का। तो अब आप प्राइम कॉस्ट के लिए कौन सा माल लोगे? तो ऑब्वियस सी बात है जितना माल आपने कंज्यूम किया, क्योंकि आपकी बाकी तो माल आपके पास पड़ा ही है। तो कॉस्ट किसे कहा जाता है? जो कॉस्ट एक्सपायर हो जाती है, जो लग जाता है। तो 90,000 रुपये आपको माल में लग गए, 60,000 रुपये आपके डायरेक्ट लेबर में लग गए, 20,000 रुपये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लग गए, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, क्वेश्चन के अंदर आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी गिवन है, लेकिन ये नहीं आएंगे, ये बाद में फैक्ट्री कॉस्ट के पर्पज से आते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हो सकता है फैक्ट्री कॉस्ट पूछता तो मैं इसे भी जोड़ देता, लेकिन अभी राइट नाउ मुझसे प्राइम कॉस्ट पूछा है, तो हमें प्राइम कॉस्ट तक जाना है। तो आपका प्राइम कॉस्ट ये सब जोड़ के 1,70,000 रुपये होता है। तो इस गिवन ऑप्शन में सी इसका आंसर हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट 1,70,000। तो पूरा खेल या पूरी बात आपको मौके पे याद आने की है कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने गिरता है तब आप उसको कैसे हैंडल करते हो। और इसका एक ही तरीका है, चाहे मैं एक तरीके से बताऊं चाहे 50 तरीके से बताऊं, और वो है प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा चैप्टर्स आप देखोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना कॉन्फिडेंस आपको अंदर से भी आएगा, और क्वेश्चन जब आपके सामने आके गिरेगा तो आप घबराओगे नहीं। आपने पढ़ रखा होगा तो डेफिनेट आप क्वेश्चन लगा भी लोगे, ठीक है। तो इसलिए खूब सारे सैम्पल पेपर्स मैं तो बार बार सजेस्ट करूँगा आप लीजिए और कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, if the check issued is not presented for the payment up to the date of the preparation of the bank reconciliation statement, then the balance as per passbook will be। well, ये क्वेश्चन है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से, और ये टॉपिक कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है थोड़ा सा कैश बुक से, यानी कैश बुक चैप्टर हो जाता है, उसके बाद हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी साथ में वैसे पढ़ते हैं। अब मामला बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपने किसी को चेक जारी किया, आपने किसी को चेक दिया, ठीक है। मान लीजिए कि एक आपके पास बंदा काम करता है, आपने उसको चेक दिया, लेकिन उसने पेमेंट नहीं उठाया, उसको बोलते हैं नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। हमने तो उसको चेक दे दिया और उसने भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया, तो क्या स्थिति होगी जरा सोचो। सपोज का जो करो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा बैलेंस 80,000 रुपये है, और पासबुक भी 80,000 रुपये का बैलेंस दिखा रही है ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दोनों 80,000 रुपये दिखा रहे हैं। अब हमने क्या किया कि एक 10,000 का चेक, हमारे पास एक बंदा काम करता है, हमने उसको 10,000 का चेक दिया। ऑब्वियस सी बात है चेक देने के बाद हम उसकी कैश बुक में एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो हम ये सोचेंगे कि 10,000 का चेक हमने दे दिया, अब हमारे अकाउंट का बैलेंस कितना है? 70,000 रुपये है। लेकिन जिसको चेक दिया उसने पैसा निकाला नहीं, तो पासबुक में कितना होगा? पासबुक में 80,000 होगा। तो यूं पूछा जाए कि पासबुक विल बी शोइंग अ हायर बैलेंस और लोअर बैलेंस। तो ड्यू टू दिस रीज़न, इस वजह से, ये जो वजह मैंने बताई कि हमने उसको चेक दिया और उसने चेक को एनकैश नहीं कराया, तो इस पॉइंट की वजह से क्या होगा? पासबुक विल बी शोइंग अ हायर बैलेंस, और यूं पूछे कैश बुक विल बी शोइंग अ लोअर बैलेंस, ठीक है। तो इसने पूछा था कि बताइए पासबुक के अनुसार जो शेष होगा वो क्या होगा? तो पासबुक में जो शेष होगा वो क्या होगा? हायर होगा। अगेन कोई शॉर्ट ट्रिक के फालतू के चक्कर में मत पड़ना कि हमेशा बैंक रिकन्सिलेशन में कैश बुक तो कम बताती है और पासबुक ज़्यादा बताती है, ऐसा नहीं होता। अकाउंट्स में दो ही चीज़ होती है, डीआर या सीआर, प्लस या माइनस, इधर या उधर। तो थोड़ा सोचिएगा, उसी का ना नॉलेज अपन गेन करते हैं पढ़ाई के दौरान। तो पासबुक का शेष ऑब्वियस सी बात है रोकड़ बही द्वारा दिखाए गए शेष से अधिक होगा। बाकी ऑप्शंस भी आप देख लीजिए, कम होगा, बराबर होगा, नो चेंज होगा, ऐसा कुछ भी, बट शेष जो होगा डेफिनेटली इस रीजन की वजह से अधिक होगा, तो इसका आंसर ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपके सामने शीट में 87वें नंबर पे आएगा। ए लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। एक कंपनी थी, उन्होंने 10,000 अंश जारी किए। अ शेयर होल्डर हु होल्ड्स 500 शेयर पेड ओनली 5 रुपी। अब एक बंदा जिसका 500 शेयर थे उसने केवल 5 रुपये दिए, दैट इज हमने अब देखें कितना मांगे आगे। लेटर ऑन हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, तो यही माना जाएगा कि हमने तो उससे पूरे पैसे मांगे बट उसने हमें केवल 5 रुपये दिए, और हमने चूंकि उसने पैसे जमा नहीं किए, उसने डिफॉल्ट किया, तो हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 400 शेयर्स री इशूड। अब देखो हमने जो जब्त किए, जैसे एक्स आदमी के शेयर जब्त किए वो 500, लेकिन जो हमने री इशू किए, हमने री इशू केवल 400 शेयर ही किए। तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो ये पूछता है कि बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। तो देखिए ट्रेडिशनल तरीका तो ये है कि आप पहले एक एंट्री पास करेंगे फॉरफिचर की, कि जो शेयर फॉरफिट करने की एंट्री होती है, फिर आप एक एंट्री करेंगे री इशू की, है ना, और इसके बाद अपन कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन मैं आपको कैपिटल रिजर्व का डायरेक्ट कैलकुलेशन बता देता हूँ। देखिए आप इसमें ये समझिए कि आपके पास दो लोग हैं, एक जो आपका पुराना शेयर होल्डर है और एक जो आपका नया शेयर होल्डर है। आराम से सुनिएगा, एक पुराना शेयर होल्डर है
उसने आपको कितने रुपए दिए थे? तो पुराने शेयर होल्डर ने हमें 5 रुपये जमा कराए थे, ठीक है। हमने ऑल्दो उससे 10 मांगे थे, बट उसने 5 रुपये जमा कराए थे। और जो नया शेयर होल्डर है उसने आपको कितने रुपए जमा करे? नए शेयर होल्डर ने आपको 7 रुपये दिए, क्योंकि आपने उसको 7 रुपये के रेट पे रीइशू किया। तो अपन ने दोनों से मिला के कितने रुपए लिए? अपन ने दोनों से मिला के 12 रुपये लिए, ठीक है, 12 रुपये लिए। जबकि शेयर कितने का था? शेयर आपका 10 रुपये का था, तो आपको बेनिफिट कितने का हुआ? 2 रुपये का हुआ। और आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? आपके नंबर ऑफ शेयर हैं 400, तो आपका टोटल बेनिफिट कितना हुआ? 800। तो ये बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक है कैपिटल रिजर्व निकालने का, ठीक है। आपको पहले शेयर होल्डर से कितना मिला प्लस दूसरे शेयर होल्डर से कितना मिला, उसे कंपेयर करो फेस वैल्यू से। जितना ऊपर का पैसा आपका मिला वो डेफिनेटली आपने पैसा कमाया है, और उतनी ही अमाउंट कैपिटल रिजर्व हो जाएगी, तो 800 रुपये आ जाएगा। और अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं समझते तो जो तरीका होता है फॉरफीचर की एंट्री, री इशू की एंट्री, फिर अमाउंट कंपैरिजन, प्रोपोर्शनेट अमाउंट, आप उस लंबे रास्ते से भी जा सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है सर। तो 800 रुपये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन में विद्यमान नहीं होता? ठीक है, कौन सा फीचर ऐसा है जो पार्टनरशिप में जनरली नहीं होता? पहला ऑप्शन आ रहा है अविच्छिन्न उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सीशन, असीमित दायित्व, क्रिएशन बाय एन अग्रीमेंट और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। देखिए अपन एक सिंपल बात करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये बात सही है। जो साझेदार होते हैं उनका दायित्व असीमित होता है, ठीक है, और यानी ज़रूरत पड़ने पर उनके पर्सनल एसेट्स भी फर्म को देने पड़ सकते हैं, या पर्सनल एसेट्स की भी नीलामी हो सकती है और उससे वसूली की जा सकती है। तो ये बात तो सही है कि पार्टनरशिप में असीमित दायित्व होता है। दूसरा बात है क्रिएशन बाय एन अग्रीमेंट, तो ये बात भी सही है कि पार्टनरशिप का जन्म अग्रीमेंट से होता है, ठहराव से होता है। भले एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कॉन्सेप्ट होता है, उसमें तो जैसे ही बेबी बर्थ लेता है वो उस परिवार का सदस्य हो जाता है, ठीक है, खास करके बॉय अगर जन्म लेता है तो, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में पार्टनर बनने के लिए अग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन करवाओ या ना कराओ ये ऐच्छिक होता है, मतलब पार्टनर्स चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसके बड़े बेनिफिट होते हैं, पर ना कराना चाहें तो ना कराएं, तो ये एक तरह से ऑप्शनल या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये बात भी ट्रू है, तो ये बात गलत रह गई। इसमें से पूछ रहा है कौन सा लक्षण पार्टनरशिप में नहीं होता, तो परपेचुअल सक्सीशन नहीं होता। परपेचुअल सक्सीशन ये कंपनी में होता है। कंपनी, अपन सुनते हैं कि कंपनी का जो अस्तित्व होता है वो अपने शेयर होल्डर से अलग होता है, तो शेयर होल्डर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अपने शेयर्स ट्रांसफर करते रहते हैं, डेथ होती रहती है, नए शेयर होल्डर बनते रहते हैं, कंपनी चलती रहती है। तो कंपनी में तो परपेचुअल सक्सीशन होता रहता है, परपेचुअल सक्सीशन होता है। लेकिन पार्टनरशिप में मान लो 4 ही पार्टनर थे, 4 में से 3 मर गए, चारों ही मर गए, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, फर्म का अंत हो जाएगा। तो फर्म में कहें हमेशा हमेशा का चलता रहेगा, ऐसा वाला फीचर पार्टनरशिप फर्म में नहीं होता, ठीक है सर। तो इसका ए आंसर रहेगा। तो होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। देखें कुछ क्वेश्चन रह तो नहीं गया, नहीं सारे हो गए हैं क्वेश्चन। तो होप वीडियो यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी पूरी तैयारी है आपको स्कूल लेक्चरर बनाने की, आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जितनी हेल्प मैं कर पाया, जितना कंट्रीब्यूट मैं कर पाया, डेफिनेट करूँगा। थैंक यू।